हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एक सपोर्ट पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रयोगशाला परिचारक के दावापत्ती वाले प्रश्नों पर। मैंने पार्ट 1 बनाकर वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर अभी तक आपने पार्ट 1 वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर उसको देख सकते हैं। मैंने उस पर भी काफ़ी सारे प्रश्नों पर जो प्रयोगशाला परिचारक में दावापत्ती किए जा सकते हैं, उस पर वीडियो बना के अपलोड कर दिया है सोर्स के साथ। आज हम इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए पार्ट 2 लेकर आए हैं, जिस पर कुछ और प्रश्न दावापत्ती के लिए हमारे पास आए हैं। तो देखते हैं इन प्रश्नों को सोर्स के साथ इनका सही उत्तर क्या होगा। क्या इन प्रश्नों पर दावापत्ती लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं, मैं इस पर बात करूंगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न। प्रश्न है 72 क्रमांक का है। कौन सा सेट का है ये समझ नहीं आ रहा है, सेट तो नहीं देख पाया हूँ। इस पर प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को कालक्रमानुसार क्रमबद्ध कीजिए। पहला दिया है ऑप्शन स्वराज पार्टी की स्थापना। ऑप्शन बी दिया है रॉलेट एक्ट का पारित होना। ऑप्शन सी दिया है साइमन कमीशन की नियुक्ति की घोषणा। ऑप्शन डी दिया है नेहरू रिपोर्ट का प्रस्तुतिकरण किया जाना। और ऑप्शन ई दिया है चौरा चौरी कांड। तो इस प्रश्न में आपको ऑप्शन के अनुसार इसको सीरीज में जमाना था। जिन लोगों ने इन पर दावापत्ती के लिए बोला है, उन्होंने सोर्स क्या दिया है देखते हैं और क्या चीज को लेकर ये दावापत्ती करना चाहते हैं। इस प्रश्न में देखेंगे तो जिन्होंने दावा यहाँ पे दिया है सेट डी है प्रश्न नंबर 72। तो इसमें जिन्होंने दावापत्ती के लिए बोला है, क्या ये दावापत्ती के लिए एलिजिबल है या नहीं, इस पर बात करते हैं। इन्होंने लिखा है इस पे उपर्युक्त प्रश्न इन्होंने लिखा है इसमें उपर्युक्त प्रश्न भारतीय इतिहास का प्रश्न है, जो कि प्रयोगशाला परिचारक के सिलेबस में नहीं है। अतः महोदय से विनम्र निवेदन अनुरोध है कि प्रस्तुत साक्ष्यों की प्रामाणिकता का ध्यान में रखते हुए प्रश्न के मॉडल उत्तर विकल्प सी को संशोधित कर इस प्रश्न को विलोपित किया जाए। तो जो दावापत्ती करना चाहते हैं इस प्रश्न पे, उनका कहना यह है कि इस प्रश्न को जो पूछा गया है वो भारतीय इतिहास से पूछा गया है, जबकि प्रयोगशाला परिचारक के लिए व्यापम ने जो सिलेबस जारी किया था देखते हैं। व्यापम ने ये वाला सिलेबस जारी किया था जिसपे साइंस के 60 प्रश्न पूछे गए थे और इंडिया जीएस और सीजीजीएस मिला के 40 नंबर पूछे गए थे, 40 अंक। इसमें देखेंगे कि इसमें लिखा है भारत की भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल। देखिए इसमें भारतीय इतिहास के संदर्भ में इनका राजनैतिक पक्ष नहीं सिलेबस में बताया गया है। तो जो इस पर दावापत्ती करना चाहते हैं उनका कथन ये है, देखते हैं। ये जो एक और दिया है सिलेबस, इसमें साफ साफ लिखा है भारत का इतिहास। भारत के इतिहास से अगर प्रश्न पूछा जा रहा है तो उसका सिलेबस में मेंशन होना चाहिए। जबकि भारत के भूगोल वाला जो सिलेबस दिया है उसमें कहीं पे भी भारत के इतिहास के बारे में मेंशन नहीं है। चूँकि ये भारत के इतिहास से प्रश्न पूछा है तो इस पर वो दावापत्ती करना चाहते हैं। इसमें लिखे हैं व्यापम द्वारा जारी किए गए इस तरह के सिलेबस के अनुसार स्पष्ट होता तो प्रश्न पूछना उचित होता। अब इसमें प्रश्न अब इसमें भारत के इतिहास का सिलेबस दिया ही नहीं है और भारत के इतिहास से प्रश्न पूछा गया है। तो ये दावापत्ती करना चाहते हैं। अगर आपको सोर्स चाहिए तो आप सिलेबस को मैच कराकर आप भेज सकते हैं दावापत्ती के लिए। इस प्रश्न पर दावापत्ती किया जा सकता है, नो डाउट, अगर सिलेबस में नहीं दिया है तो। अब देखते हैं व्यापम इसका फाइनल आंसर क्या लेगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है मेंडल के मटर के पौधे के प्रयोग में विपरीत लक्षणों का जोड़ा पहचानिए। देखिए इस प्रश्न पर जिन्होंने दावापत्ती के लिए सोर्स के साथ जो प्रश्न भेजा है, तो मैं बता दूं ये प्रश्न दावापत्ती के लायक नहीं है। इस पर दावापत्ती मत करे तो अच्छा होगा, क्योंकि इसका ऑप्शन व्यापम ने सही लिया है। प्रश्न जिन्होंने भेजा है उनके अनुसार वो ये कहना चाह रहे हैं कि मेंडल ने जो विपरीत लक्षणों वालों का जोड़ा का जिन्होंने ये प्रश्न भेजा है उनका कहना ये है कि इस प्रश्न में जो चारों विकल्प दिए हैं वो सारे के सारे सही हैं। उनका कहना है कि मेंडल ने लंबा और हरा, लंबा और बौना,
गोल और पीला, गोल और झुर्रीदार सभी तरह के एक्सपेरिमेंट किए हैं। तो मैं जिन्होंने ये प्रश्न दावापत्ती के लिए भेजा है उनको ये बताना चाहता हूँ कि प्रश्न में पूछ क्या रहा है, आप प्रश्न की गहराई को समझने का प्रयास कीजिए। मेंडल के मटर के पौधे के प्रयोग में प्रश्न में साफ-साफ लिखा है विपरीत लक्षणों वाले। आप जब मेंडल का नियम पढ़े होंगे या आनुवंशिकता के नियम पढ़े होंगे तो आपको पता होगा एक जोड़ी विपर्यायी लक्षणों का आपस में संकरण कराते हैं। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ लंबा और जो बौना दिया है वो एक विपरीत लक्षण है। एक लंबा है और एक बौना है, तो ये एक दोनों के अपोजिट लक्षण है जो मेंडल ने अपने प्रयोग में किया है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, लंबा होना और हरे रंग का होना ये अलग अलग लक्षण है। लंबा अलग लक्षण है जो लंबाई को दर्शा रहा है, लेंथ को दर्शा रहा है। हरा होना वो उसके कलर को दर्शा रहा है। तो एक हाइट को दर्शा रहा है, एक कलर को दर्शा रहा है। तो ये एक जोड़े विपरीत लक्षण नहीं है। यहाँ पे देखिए लंबा और बौना की बात कर रहा है, तो लंबा और बौना ये एक दूसरे के विपरीत लक्षण है, इसलिए इस प्रश्न में ऑप्शन बी सही होगा। और देखते हैं इसी प्रश्न में ऑप्शन सी दिया है गोल और पीला। तो यहाँ पे आप याद रखें, यहाँ पर गोला जो दिया है, गोला जो है उसके शेप को बता रहा है किस तरीके का है, वो चौड़ा है, गोल है, त्रिभुजाकार है, क्या है, ये उसके शेप को बता रहा है। और यहाँ पे पीला उसके रंग को बता रहा है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी देखें गोल और झुर्रीदार। गोल और झुर्रीदार का मतलब है उसके शेप के बारे में बात कर रहा है। एक राउंड है और एक राउंड तो है लेकिन उसमें झुर्रियाँ पड़ा हुआ है, तो वो उसके शेप को बता रहे हैं। तो ये दोनों भी एक दूसरे के विपरीत लक्षण है। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन बी और ऑप्शन डी सही होगा। इस प्रश्न का विकल्प देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी इसका सही विकल्प होगा। बी और डी दोनों सही होगा। इस प्रश्न पर जिन्होंने दावापत्ती के लिए दिए हैं मैं उनको बता दूं, इस प्रश्न पर जिन्होंने दावापत्ती के लिए भेजा है वो सोर्स भी दिए हैं। ये एनसीईआरटी का पुस्तक है, इस पर आप देखेंगे तो इनका कहना यह है कि जो अलग अलग कलर दिए हैं वो सब भी तो दिए हैं इसमें। ये देखिए यहाँ पे लिखा है गोल और हरा बीज, झुर्रीदार और पीले बीज, झुर्रीदार और हरे बीज। तो आप यहाँ पे याद रखिए कि ये F2 संकरण जो हुआ है ये उसका F2 संकरण के पश्चात प्राप्त उत्पाद है या जो जीव है वो है। ये एक दूसरे संकरण को क्रॉस नहीं कराए हैं या संकरण नहीं किए हैं एक दूसरे लक्षणों को। तो इसलिए ये प्रश्न दावापत्ती के लायक नहीं है। आप दावापत्ती इस पर करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि इसका आंसर चेंज होगा। व्यापम ने सही प्रश्न पूछा है, इसका दावापत्ती लायक नहीं है ये प्रश्न। लिखा भी है इन्होंने, मेंडल के मटर के प्रयोग में गोल एवं हरा, झुर्रीदार एवं पीला का भी प्रयोग किया गया था, अतः इसके सभी विकल्प गलत हैं। नहीं, ये प्रश्न आप जो बोल रहे हैं दावापत्ती के लिए ये गलत है, इस पर दावापत्ती करना उचित नहीं है। अगर आप दावापत्ती करते हैं तो आपका दावापत्ती सिरे से खारिज कर दिया जाएगा, तो मुझे नहीं लगता इस पर आपको दावापत्ती करना चाहिए। देखते हैं अगला प्रश्न। आपका अगला प्रश्न है, जो छत्तीसगढ़ में निमोरा रायपुर में प्रशासन अकादमी की स्थापना हुआ है, वो कब हुआ था? उसमें ऑप्शन 2001, 2002, 2003, 2004 चारों दिया था। तो बहुत सारे लोगों ने उसका ऑप्शन 2002 लिया है, बहुत सारे लोगों ने उसका ऑप्शन 2001 लिया है, बहुतों ने 2004 भी लिया है। तो इस प्रश्न में बार बार क्वेश्चंस आ रहे थे कि सर इसकी स्थापना 2002 में हुआ है, 2001 में हुआ है। इसका सही ऑथेंटिक आंसर नहीं मिल पा रहा है और व्यापम ने इसका सही आंसर 2004 लिया है। तो मैं आपको विथ सोर्स के साथ उसका सही आंसर बताता हूँ। ये छत्तीसगढ़ प्रशासकीय प्रतिवेदन 2024-25 है। यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो आपको समझ आएगा। ये सामान्य प्रशासन विभाग, जनशक्ति निवारण विभाग द्वारा जारी किया गया है। मैं आपको सोर्स के साथ बताता हूँ। प्रशासकीय प्रतिवेदन के इस पेज पर आप आएंगे तो आपको समझ आएगा। मैं पढ़ के सुना देता हूँ आपको। सामान्य प्रशासन विभाग को राष्ट्रीय सूचना केंद्र से जोड़ा गया है। विभाग की वेबसाइट, यहाँ पे वेबसाइट दिया है, प्रशासनिक
सुदृढ़ता एवं पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से सामान्य प्रशासन विभाग के महत्वपूर्ण कार्यों को कंप्यूटरीकृत किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 21 अगस्त 2024 को ई ऑफिस प्रणाली का उद्घाटन किया गया है। ई ऑफिस क्रियान्वयन पश्चात चरणबद्ध तरीके से नोट शीट एवं डाक ऑनलाइन माध्यम से निपटारा किया जा रहा है। मंत्रालय में पदस्थ समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों की पदोन्नति, नियुक्ति से लेकर गोपनीय प्रतिवेदन, अचल संपत्ति विवरण, समस्त अवकाश आदि से संबंधित समस्त कार्य संपूर्णतः ऑनलाइन संपादित किए जा रहे हैं। अब यहाँ पे अगले पेज पर देखेंगे जैसे ही, तो अगले पेज पर आपको इसका सही ऑथेंटिक आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे साफ साफ लिखा है छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी निमोरा रायपुर। छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी की स्थापना वर्ष 2004 में हुआ है। वर्तमान में प्रशासन अकादमी जो है निमोरा ग्राम रायपुर में स्थित परिसर में संचालित है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 70 एकड़ है। बाकी इसके बारे में डिटेल दिया है, इसमें कितने कक्ष हैं, क्या है, प्रथम तल में कौन सा है, कितने कक्ष क्रमांक है, ये सारी चीज़ें दिया है। तो यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं प्रशासन अकादमी की स्थापना के बारे में। इसकी स्थापना 2004 को हुआ है। कई लोग बोल रहे हैं 2001, 2002, तो वो दावा पत्ती लगाना चाहते हैं। मेरे हिसाब से मत ही लगाइए, क्योंकि आपको ऑथेंटिक आंसर मिल चुका है। आप इस पर लगाकर पैसे बस वेस्ट करने वाले हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। चलिए दोस्तों देखते हैं आपका अगला प्रश्न दिया है। ये डेफिनेटली दावा पत्ती वाला प्रश्न है। इस पर आप दावा पत्ती कीजिए। व्यापम इसका आंसर परिवर्तित करके इसका सही ऑप्शन जरूर लेगा। इसमें दिया है प्रश्न में, अरेंज द फॉलोइंग मेटल्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। विद्युत चालकता के अनुसार तत्व जो दिया है, धातु जो दिया है, उसकी चालकता के आधार पर उसको सीरीज में जमाना था। यहाँ पर आप देखेंगे कि जिंक की कंडक्टिविटी दिया है और आयरन की कंडक्टिविटी दिया है। व्यापम ने जो प्रश्न पूछा है उसके अनुसार ऑप्शन बी लिया गया है, जिसका सीरीज ये है। जबकि इसका सही ऑप्शन आप ध्यान से देखेंगे तो इसका ऑप्शन सी होगा, जो कि इस सीरीज में है। तो इसके अनुसार मैं बता देता हूँ, जिंक की कंडक्टिविटी 18.2 गुणित 10 की घात 6, जबकि आयरन की कंडक्टिविटी होता है 11.2 गुणित 10 की घात 6। तो जिंक की कंडक्टिविटी आयरन की कंडक्टिविटी से ज़्यादा है। मैं सोर्स भी दे देता हूँ इसका, आप देखेंगे ये है CSIR, और इसका सोर्स के लिए ये है द फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये ऑथेंटिक बुक है। इसका आप सोर्स के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। इसमें साफ साफ लिखा है, आप देखेंगे तो। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ इसको। देखिए यहाँ पे जिंक की कंडक्टिविटी दिया है 18.2 गुणित 10 की घात 6। आयरन की कंडक्टिविटी दी है 11.2 गुणित 10 की घात 6। सीरीज में आप देखेंगे तो जिंक ऊपर है, आयरन नीचे है। तो डेफिनेटली इस प्रश्न पर आप दावा पत्ती लगाइए, आपका दावा पत्ती सही होगा। व्यापम अपना आंसर परिवर्तित करेंगे। ऑप्शन बी जो लिया है अभी, वो आंसर परिवर्तित करके ऑप्शन सी लेंगे। इस पर दावा पत्ती आप कर सकते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है आपका गुरुत्वाकर्षण वाले प्रश्न से रिलेटेड है। ये क्लास 9th NCERT का बुक है। आप यहाँ पे देखेंगे ये वाला गुरुत्वाकर्षण के लिए जो पूछा गया था, चंद्रमा वाला क्वेश्चन। यह आपत्ति प्रश्न की विशिष्ट शैली और उसके मूल उद्देश्यों का विश्लेषण पर आधारित है। हमारा दावा है, जो दावा पत्ती करने वाला है उनका कहना है कि इस प्रश्न की संरचना ही सिद्ध करती है कि इसके चारों विकल्प सही हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस घटना को गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम द्वारा सफलतापूर्वक समझाया जा सकता है। ये प्रश्न है। इसके आधार पर प्रश्न का मूल जो लिखा है उसमें सार्वभौमिकता की समझ का परीक्षण करना है, न कि श्रेष्ठ उदाहरण चुनना है। आप देखेंगे उस प्रश्न में 4 विकल्प दिए हैं। तो दावापत्ती करने वालों का कहना है कि ये चारों विकल्प जो दिया है वो सार्वभौमिकता से रिलेटेड है, तो इसका चारों ऑप्शन सही होना चाहिए। जबकि व्यापम ने उसका ऑप्शन ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी सही लिया है, ऑप्शन डी को सही नहीं लिया है। तो दावापत्ती वालों का कथन है कि इस प्रश्न का मूल समझ जो है सार्वभौमिकता से रिलेटेड है, न कि वो चारों जो दिए गए विकल्प है उनमें से उचित विकल्प को चुनना। तो इनके अनुसार ये प्रश्न दावापत्ती लायक है, आप लगा सकते हैं। इसमें सोर्स भी दिए हैं।
सार्वभौमिकता की परिभाषा क्लास 9th की एनसीईआरटी में जो दिया है, मैं यहाँ पे बात कर रहा था। यह नियम सार्वत्रिक है। इससे अभिप्राय है कि यह सभी वस्तुओं पर लागू होगा, चाहे वह छोटी वस्तु हो, चाहे वो बड़ी वस्तु, चाहे खगोलीय या पार्थिव वस्तु हो। तो आप इस पर दावापत्ती लगा सकते हैं। इस पर लिखा है, चारों विकल्प इस प्रश्न के अंतर्गत आते हैं। विकल्प 1, 2, 3 ये खगोलीय और पार्थिव घटनाओं का सामान्य उदाहरण है। विकल्प 4 जो दिया है, अत्यधिक भारी वस्तु, यह सीधे तौर पर स्रोत में वर्णित बड़ी वस्तु और श्रेणी को संबोधित करता है। वास्तव में ग्रहों की गति 2 और ज्वार भाटा ऑप्शन वाला 3 स्वयं अधिक भारी वस्तुओं के कारण ही होते हैं। निष्कर्ष, इस प्रश्न पूछता कि नियम द्वारा किसे समझाया जा सकता है, और स्रोत के अनुसार यह नियम इन चारों ही श्रेणियों पर लागू होता है, इसलिए सभी 4 विकल्प सही हैं। किसी एक विकल्प को गलत मानना स्रोत में दी गई सार्वभौमिकता की परिभाषा को नकारना है। तो इस विकल्प को, विशेषकर विकल्प 4 को गलत मानना। इस प्रश्न की शैली को समझना और कक्षा 9 एनसीईआरटी की पुस्तक में दिए गए सार्वभौमिकता के सिद्धांत को सीधे तौर पर नकारना होगा। अतः सभी चारों विकल्प सही हैं। जो उपरोक्त विकल्प में नहीं दिया गया है, इस प्रश्न को चारों विकल्प सही किया जाए अथवा प्रश्न को विलोपित किया जाए। तो मैं आपको लास्ट कंक्लूजन बता देता हूँ इसका क्या है। आप इस प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न ये है, कौन से सेट में कौन से क्रम में दिया है ये मैं नहीं देख पाया हूँ। मैं आपको प्रश्न बता देता हूँ पढ़कर। निम्नलिखित में से किस घटना को गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम द्वारा सफलतापूर्वक समझाया जा सकता है। इस प्रश्न का सेंस ये है कि जो चारों विकल्प दिए थे, उन चारों विकल्पों में कौन कौन से विकल्प ऐसे हैं जिनको गुरुत्वाकर्षण के नियम से समझाया जा सकता है। तो व्यापम के अनुसार ऑप्शन 1, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी को सही लिया है। व्यापम ने ऑप्शन डी को गलत माना है, या उनकी व्याख्या गुरुत्वाकर्षण के नियम द्वारा उनको नहीं समझाया जा सकता है, ऐसा कहना है व्यापम का। जबकि इस प्रश्न पर जो दावापत्ती के लिए सोर्स मिला है, उसके अनुसार गुरुत्वाकर्षण के नियम को सभी वस्तुओं पर समझाया जा सकता है, चाहे वो छोटी वस्तु हो, चाहे वो बड़ी वस्तु हो। तो गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार चारों विकल्प सही होना चाहिए, और व्यापम ने तीनों विकल्प को सही लिया है। तो आप इस पर दावापत्ती कर सकते हैं। मैंने सोर्स भी बता दिया, 9th एनसीईआरटी क्लास का है। इस पर आप दावापत्ती कर सकते हैं। आपका प्रश्न जरूर परिवर्तित होगा। दोस्तों, मैंने आपके लिए प्रयोगशाला परिचारक के दावापत्ती वालों प्रश्न का 2 सीरीज लेके आ गया हूँ। इसके बावजूद भी अगर आपको लगता है कोई प्रश्न पर दावापत्ती करना है, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं ऐसे प्रश्नों की एक और सीरीज़ लेके आऊँगा सोर्स के साथ, और सभी का विश्लेषण करके ज़रूर बताऊँगा आपको। दोस्तों, आप सबके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो आपका एक सपोर्ट तो मुझे बनता है। मैं आपके लिए करता हूँ हर एफ़र्ट, बस मुझे आपको चाहिए आपका एक सपोर्ट। तो आप दोस्तों सपोर्ट ज़रूर करेंगे। थैंक यू दोस्तों, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।